तो मैम इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा अपग्रेड लेकर चलते हैं और हम इन राशियों से हटकर और ग्रहों से हटकर अब रेमेडीज पर आते हैं, जहां पर हम लोगों की उन समस्याओं पर बात करेंगे जिनसे वो सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। पहला ये सवाल मेरा बनता है कि जो ये आजकल की लव मैरिजेज ज़्यादा चल रही हैं, एस्ट्रोलॉजर की नज़र में लव मैरिज का होना कितना सही है और कितना गलत है? मेरे हिसाब से बहुत सही है। आप एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, आप एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन में आते हैं, कंफर्ट फील करते हैं आप। और देखिए, सबसे बड़ी बात लव मैरिज में जो एक अच्छाई होती है ना मैम जी, वो ये होती है कि आप किसी की अच्छाइयों से नहीं, किसी की बुराइयों से भी प्यार करते हैं। अब शादी के बाद, अरेंज मैरिज के बाद जब वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं या किसी इंसान को जानकर फिर उसके साथ रहते रहते उसकी बुराइयां एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है। उतना पेशेंस अब रह नहीं गया आज के जेंजीज में। तो लव मैरिजेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन बस यही है कि लव मैरिज में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम और दुविधा आती है वो आती है कमिटमेंट। क्योंकि एक दूसरे के साथ रहकर, एक दूसरे को जानकर, एक दूसरे को समझकर फिर वो रिलेशन ब्रेक भी बहुत होते हैं, है ना। लालच बहुत आ जाता है कि नहीं, अब मुझे नहीं तुम्हारे साथ बैठ रहा, अब मेरा वो फील नहीं आ रहा, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। तो ये एक दिक्कत है। अदरवाइज लव मैरिज इज़ गुड। अच्छा, लव मैरिज में एक एक्टिंग भी हो सकती है, जैसे कि आजकल का सबसे बड़ा बीच में चला था लिव इन रिलेशनशिप, एंड उसमें एक बहुत अच्छा एक्टर एक लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और बड़ा कंफर्टेबल फील कराते हैं, क्योंकि एक एक्टर बड़ा अच्छी एक्टिंग कर सकता है एक लंबे समय तक भी, और वो लगातार एक्टिंग करते करते उसकी ज़िंदगी अगर बर्बाद कर दे सिर्फ लव रिलेशनशिप के नाम पर, तो क्या ये सही होगा? क्या वो एक्टिंग बाजी उसकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद तो कर मुझे देगी? एक बात ये समझ में नहीं आती, लिव इन में ऐसा क्या है जो आप एक शादी के साथ नहीं जी सकते हैं? ठीक है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर हम एक लव मैरिज को सपोर्ट करते हैं और एक पार्टनर ऐसा है जो सच में वैसा नहीं है जैसा वो दिख रहा है आज तक दूसरी पार्टनर के लिए, पर वो तो धूर्त मानसिकता, विकृत मानसिकता का इंसान है, फिर वो शादी कैसे बेटर हो गई? वहाँ तो एस्ट्रोलॉजी काम करती है ना। हाँ, वही मैं एस्ट्रोलॉजर की नज़र में पूछना चाहता हूँ। वहाँ एस्ट्रोलॉजी काम करती है। दोनों की कुंडली जब हम देखते हैं तो वहाँ से पता कर सकते हैं ना कि सामने वाला आपको चीट कर रहा है या सच में आपसे प्यार करता है, या उसकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है या नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि कुंडली के सारे योग भी बढ़िया मिल रहे हैं फिर भी शादी में पार्टनर चीट करके चला जाता है? कहीं ना कहीं संबंध होता है राहु से, आपके सप्तम हाउस का, या राहु की महादशा में आप मिले होते हो, और राहु की महादशा में मिले हुए रिश्तों में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती ही आती है। अच्छा, अगर कोई कुंडली मिलान ना करवाना चाहे उसके बावजूद वो शादी कर ले, बिना मिली हुई कुंडली की शादी कैसी होती है? अगर आपके अंदर निभाने का पोटेंशियल अच्छा है तो बहुत अच्छी होती हैं। मुझे लगता है अगर हम बात करें बहुत पहले की, हमारी दादी, नानी, मम्मी और इन सब के, अगर उन सब चीज़ों की बात करें तो इतनी कुंडली नहीं मिलाई जाती थी, कुंडलियाँ होती ही नहीं थी, कोई लिखता ही नहीं था करेक्ट टाइम क्या है ना। कुंडलियाँ इतनी नहीं मिलाई जाती थी, लेकिन उनके अंदर जज्बा होता था निभाने का। उन्हें ये पता होता था जब माँ बाप के घर से निकलकर लड़की जाती थी तो लड़की को ये पता होता था कि अब इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद, अब जो है वो पति का घर है। ठीक है। तो एक, या तो आप कुंडली नहीं मान रहे, बिल्कुल मत मानिए। आप नहीं मानते मांगलिक दोष, मत मानिए। आप नहीं मानते कालसर्प दोष, मत मानिए। आप किसी चीज़ को मत मानिए। फिर आप कम से कम ये तो मानिए कि मैं इतना अपने आप में सक्षम हूँ कि अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, दिन हो, रात हो, अमीरी हो, गरीबी हो, जो कुछ भी हो, मुझे इसके साथ ही जिंदगी काटनी है। या तो आपका इतना जबरदस्त संकल्प होना चाहिए, और अगर इतना जबरदस्त संकल्प है तो कुंडली की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कई लोग का ये पता होता है कि शादी के दौरान ये इंसान मांगलिक है, और जो इंसान कुंडली नहीं दिखाता उसको नहीं पता चलता है कि मांगलिक है, क्योंकि कोई इंसान मांगलिक होता है ऐसा लगता है कि, ऐसा माना जाता है कि सामने वाला पार्टनर खत्म हो जाएगा जल्दी से, जबकि उसने कुंडली को दिखाया ही नहीं, तो उसे मांगलिक दोष कैसे पता चलेगा? और अचानक उसका पति खत्म हो गया तो बड़ा काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसमें कि अगर दोष ही ना पता हो और हम शादी कर ले आने वाले समय में कोई दिक्कत हो जाए तो कैसे झेलेंगे उससे? तो कुंडली तो दिखानी ही चाहिए शादी से पहले, और केवल गुण मिलाने से कुंडली मिलान नहीं होता। कुंडली मिलान के लिए प्रॉपर कुंडली मिलान करनी होती है, प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर के पास जाना होता है। पंडितों से केवल एक नाम के आधार पर या गुण मिलान करवा के आप अपनी शादी कैसी चलेगी ये डिसाइड नहीं कर सकते। एक अच्छी शादी के लिए कुंडली में कौन कौन सी चीज़ें खास होनी चाहिए जो शादी बहुत लंबे समय तक के लिए चलेगी? सबसे पहले होना चाहिए पर्सन्स का कमिटेड होना। वो तो चलिए, कमिटमेंट के बिना तो बात ही नहीं करेंगे आगे। है ना। अगर आप कमिटमेंट दे रहे हैं
और आपको ये पता है कि एक दूसरे के साथ हम जिंदगी भर निभा लेंगे, कमिटमेंट ही तो नहीं मिलता। कमिटमेंट की ही तो प्रॉब्लम आती कमिटमेंट है। तो बोलने वाले बोल देते हैं कि हाँ तो हम तो, बोलना नहीं होता ना, वो तो कुंडली बताएगी कि आप कमिटेड हो या नहीं हाँ हो। यही वाली बात है कि कैसे पता करेंगे। कुंडली ही तो बताएगी कि आप कमिटेड हो या नहीं हो। अगर सपोज करिए किसी के 7th हाउस के अंदर शुक्र के साथ राहु बैठा है, आप ऐसे व्यक्ति को कह देंगे कि ये कमिटेड है? या ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने ही पार्टनर के साथ लॉयल रहेगा जिंदगी भर? पॉसिबल नहीं है। सही बात है। तो कुंडली के एक नहीं हजारों ऐसे होते हैं। अलग अलग एनालिसिस होते हैं जिसके अंदर ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। और अगर एक नहीं हो बात, पाते हैं तो दोष का निवारण होता होगा। हाँ, अगर कुंडली ये कहती कि नहीं एक समय के बाद इन दोनों का कहीं ना कहीं जाकर विच्छेद हो जाएगा, तो फिर उसके लिए आपके पास बहुत सारे उपाय होते हैं। ठीक है। अगर कोई पति और पत्नी है, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन कलह कलेश काफ़ी ज़्यादा है, पत्नी अंडरस्टैंड नहीं कर रही पति को और काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, तो वो ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे रिश्ता मस्त चले एकदम? शनिवार के दिन 5 लौंग, 1 नींबू के ऊपर थोड़ा सा 2 बूंद या 4 बूंद शहद, साथ में 1 पान का पत्ता ले जाकर माँ काली के मंदिर में चढ़ाना चालू करें। 7 शनिवार करें। और कोई मंत्र का उच्चारण कुछ में? कुछ भी नहीं, सिर्फ भेंट करके आना है माँ। मन में कुछ भी मांगना है, बोलना है? हाँ, ये तो आपको बोलना ही है जो आपके विषय है कि मेरा घर में सब अच्छा रहे, मेरे घर में सुख शांति रहे, हम दोनों के बीच में प्रेम बढ़े। अगर कोई पत्नी है जो बहुत ही पतिव्रता है, लेकिन उसका पति बाहर जाकर किसी और से बातचीत करता है या रिश्ते चलते हैं कहीं और पर, तो वो पत्नी क्या उपाय करे कि उसका पति कहीं और पर जाकर मुंह ना मारे? गुलाब की पुष्प लीजिए, 5 गुलाब के पुष्प लीजिए, उन्हें एक आप थाली में या एक पत्तल में रखिए और उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर छिड़क कर उसके बीच में घी की बत्ती लगाकर एक दिया प्रज्वलित करिए और शुक्रवार की रात्रि में ये आपको ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। शुक्रवार की रात्रि को। समय क्या होगा? 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद। अच्छा मैम, कोई ऐसा पति है जिसका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि पत्नी है तो गृह लक्ष्मी है, ऐसा क्या उपाय करे अपनी पत्नी के साथ कि उसका बिजनेस चले, आभा शक्ति का निर्माण हो? एक चांदी का सिक्का ले लें या चांदी की कोई भी छोटी बिछिया होती है, पायल होती है, जो घर में होता है, उसे अच्छे से गंगा जल से धो लें। चावल का एक कंटेनर ले लें, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी पात्र चलेगा। चावल उसके अंदर भर लें, साबुत चावल होने चाहिए, उसमें चांदी रख दें। अब उसको जो है आप शुक्रवार के दिन ये कार्य करेंगे। अब आपको उसको एक स्थान पर रख देना, साफ स्थान पर, जिसमें आपको नीचे सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लेना है। आपको प्रत्येक दिन उसमें से 1 कटोरी चावल निकाल के अपने हस्बैंड के हाथ में देने और उन्हें कहना है कि यह आप चौराहे पर या ऐसी जगह डाल दीजिए जहाँ चिड़िया या कबूतर आके इसे खा लें। पतियों की एक बड़ी समस्या रही है और पत्नियों की इससे बड़ी शिकायत रही है कि मेरा पति मुझे गिफ्ट नहीं देता, और पतियों को समझ में नहीं आता कि मैं अपने पत्नी को गिफ्ट दूँ तो दूँ क्या दूँ। आप पहले तो ये बताइए कि गिफ्ट कौन सा दे और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो और उसका करियर भी अच्छा हो, प्रेम भी बढ़िया बना रहे, ऐसा कोई बढ़िया गिफ्ट बताइए। पति क्या दे अपनी पत्नी को? सबसे बढ़िया गिफ्ट ये है कि आप उसे सबसे पहले तो प्यार दें, सम्मान दें, और एक्सपेंसिव या मेटलिस्टिक चीज़ों पे ही जा रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगी मयंक जी अपना कार्ड दे दें। खर्चा करो, तुम्हें जो करना है कर लो। खुश पत्नी भी खुश, और व्यापार कैसे बनेगा बढ़िया? पत्नी ग्रह लक्ष्मी होती है। जब आप अपनी ग्रह लक्ष्मी को खुश रखेंगे तो धन लक्ष्मी तो अपने आप आती है। गृह लक्ष्मी यानी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए पतियों को क्या उपाय करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए पत्नी के लिए? पूर्णिमा के दिन आपको अपने हाथ से अपनी पत्नी को सफ़ेद रंग के फूल लाकर देने चाहिए। अच्छा, पहले के ज़माने में पति जो है पत्नी के बालों में गजरा बांधा करता था, इसका बड़ा रहस्य देखने को मिलता है। क्या फ़ायदा होता है, क्यों बांधे कोई पति? देखिए, गजरा आपने अगर देखा है तो गजरे से खुशबू बहुत आती है, महकता है ना। और जब आप अपनी पत्नी को गजरा पहनाते हैं तो क्या होता है कि आपकी पत्नी आपके लिए एक तो उसी समय उसके मन में, उसके मस्तिष्क में आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत अच्छी फील आती है। उससे क्या है, जब पत्नी खुश होगी तो नेचुरल बात है कि आपके जीवन में भी बहुत खुशी का कारण हो जाएगा।
दूसरी बात, सफ़ेद चीज़ों का जो संबंध होता है वो आपके चंद्रमा से होता है। चंद्रमा जब आपका अच्छा होता है, पत्नी को जब आपने सफ़ेद कलर के पुष्प दिए, मैंने पूर्णिमा पे इसीलिए कहा सफ़ेद पुष्प देने के लिए, गजरा मिलता है गजरा दे दीजिए, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि जब आप अपनी पत्नी को सफ़ेद रंग के पुष्प देते हैं तो पत्नी का चंद्रमा जब अच्छा होता है तो पत्नी के चंद्रमा अच्छे होने से उसका प्रभाव आपके जीवन पर, आपके प्रेम पर, आपकी हेल्थ पर, आपकी शक्तियों पर बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से पॉजिटिव होता है। पहले के समय के लोग अपने पत्नी से प्रेम बड़ा करते थे, कोई भी बात पूछना है तो चलो पत्नी से पूछ लें, पैर भी तक पत्नियों के दबा कर जाते थे पति, आज भी करते हैं। क्या कोई ऐसा काम जो पति करे अपनी पत्नी की सेवा में उसके जीवन में बड़ा चेंजेस लेकर आएगा वो? देखिए जी, मैं तो ये कहती हूँ श्रृंगार एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा पति को अपनी पत्नी का करना चाहिए। अच्छा, हाथों से बिंदी लगाइए, हाथों से मांग सजाइए, अपने हाथों से अपनी पत्नी, अब तो लोग करते नहीं हैं, पत्नियों को भी पसंद नहीं है, वरना अपने हाथों से अपनी पत्नी को पैरों में अलता लगाइए, हाथों में अलता लगाइए। पत्नी का श्रृंगार जब आप करेंगे अपने हाथों से तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पे और बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ कहेंगे कि एक सिंपल सी चीज़ क्या कर लें, तो मेरे को ऐसा लगता है आपको काजल, बिंदी और सिंदूर अपने हाथ से अपनी पत्नी को लगाना चाहिए। और मेकअप का सामान तो दे ही सकता है इंसान? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि पत्नी सुंदर तो जाहिर सी बात है, अच्छा ही होगा। क्योंकि मैंने अक्सर अमीरों के घरों में अमीरियत उनके पत्नी के द्वारा जरूर देखी है। लदी गहनों से वो पत्नी बड़ा बयां करती है कि पति सच में खुश रखता है उसको। ये तो है। आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। और जो अपने पत्नियों को मारा करते हैं, दारू पी कर आए, पत्नी को गालियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, समाज के बीच में उसको बहुत तेरे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपनी बिटिया को मार रहे हैं, ऐसे इंसानों का क्या होगा? अपने ही घर में कुल दोष उत्पन्न कर रहे हैं। वो अपनी पत्नी को नहीं मार रहे हैं, वो अपने घर में कुल दोष उत्पन्न कर रहे हैं, अपनी ही कुल देवी का श्राप ले रहे हैं। तो ऐसे घरों के अंदर आप देखेंगे स्ट्रगल बहुत रहता है, पैसों की हमेशा कमी बनी रहती है। ऐसे घरों के अंदर मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पाते, शादियां कभी सक्सेसफुल नहीं रहती, घर के अंदर हमेशा दुख दरिद्रता वास करती है। एक ऐसा लड़का जो अपनी माँ की सपोर्ट करता है लेकिन अपनी पत्नी का सपोर्ट नहीं करता, पत्नी रोती रहती है, कोने कमरे में बिलखा करती है और मायके जाने की बात करती है तब भी जाने नहीं दिया जाता, सिर्फ माँ की बात सुनी जाती है। क्या ये एक हेल्दी रिलेशन है किसी एक ससुराल वालों का अपनी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा, इस चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी जो फीमेल होती है, एक अच्छी जो नारी होती है, वो अपने लड़के को कभी इस तरह की शिक्षा देती ही नहीं है। एक अच्छी सास के गुण क्या होने चाहिए अपने बहू के प्रति? देखिए, बेटी बोलकर मत लाइए, बेटी कहिए मत कि हम तुझे बेटी मानते हैं, बेटी मानते हैं। एक्चुअली सासों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप जब भी शादी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि लड़की की उम्र हमेशा लड़के की उम्र से छोटी मानी जाती है। अब लड़का 2 महीने भी बड़ा हो सकता है, 2 साल भी बड़ा हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है। आपका लड़का उस लड़की से उम्र में बड़ा है, फिर भी वो नादान है, फिर भी वो बच्चा है, फिर भी उसको कोई समझ नहीं है। और वो लड़की जो आपके लड़के से उम्र में छोटी है, उससे आप दुनिया भर की समझदारी की उम्मीद करते हैं। दोगलापन। ये कैसे हो सकता है? अगर वो नादान है तो वो भी नादान है, अगर वो ना समझ है तो वो भी ना समझ है। और मेरे को एक चीज़ ये समझ में नहीं आई आज तक, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को तो ये इतने सालों में कुछ सिखा नहीं पाए। ये कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि एक लड़की की माँ अपनी लड़की को उतने से सालों में, 23 साल, 25 साल, 27 साल की ज़िंदगी में वो सब कुछ सिखा दे जो वो सास चाहती हैं कि इसको आना चाहिए। या तो आपके घर में आ जाए, आप उसे सिखाइए ना। आपके अंदर काबिलियत है तो आप बना लीजिए। एक टीचर अपने बच्चों को ये थोड़ा ना कहता है तू अपनी मम्मी से सीख कर नहीं आया घर से, मैं सिखाऊं तुझे A फॉर एप्पल, मैं सिखाऊं तुझे B फॉर बॉल। मम्मी से सीख कर आता, क्या कर रही थी तेरी मम्मी? सुना है कभी किसी टीचर को ऐसे बोलते हुए? तो फिर ये सास क्यों ताने देती हैं? क्या सिखाया तेरी माँ ने? यही सिखाकर भेजा तेरी माँ ने। अरे भाई, उसकी माँ ने नहीं सिखाया, आप भी तो माँ हैं, आप सिखा लो।
आप क्यों नहीं सिखा सकती? क्योंकि आपको आता नहीं, आप खुद कैपेबल नहीं हो सिखाने में। चलो उसकी माँ को तो कुछ नहीं आता था, वो तो नहीं सिखा पाई, वो तो फेलियर थी अपनी बच्ची को सिखाने के लिए। आप बहुत होशियार हो, आप सिखा लो। सही बात है। फिर वो लड़ाई कैसे पता चलेगी? उसकी सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास बनेगी, ऐसी वाली स्थिति पैदा कैसे होगी? अच्छा मैम, एक और चीज़ है कि एक लड़की है जो अभी तक जीन्स एंड टॉप में रहती है एंड अपने मनचाहे कपड़ों को पहनती है, और फला डेट को उसकी शादी हो जाती है, अगले ही दिन से उसको साड़ी में आना है और अगले ही दिन से उसको आंटी बिहेवियर करना है। ये क्या सही है? ये क्या अन्याय है एक लड़की के लिए जिसने अभी दुनिया को मस्त जिया और अचानक शादी के बाद आपने पूर्ण परिवर्तन कर दिया, उसको सीनियर कैटेगरी में डाल दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैंग जी, ये आपकी अपनी कुछ चीज़ें होती हैं और ये आपकी एक म्यूचुअल कमिटमेंट्स होती हैं और ये आपके अंडरस्टैंडिंग्स है ना, ये आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स है एक दूसरे को लेकर। जैसे सपोज करिए कि अगर किसी लड़की की शादी हो रही है तो वो लड़के से भी तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। वो लड़के से भी तो ये कहती है कि आज से तुम दोस्तों के साथ नहीं जाओगे, तुम रात को जो है 8 बजे घर में वापस आ जाओगे, तुम ऑफिस के बाद इधर उधर मोहल्ले में नहीं घूमोगे, तुम सीधा घर में आओगे, तुम मुझे रोज़ जो है घुमाने ले जाओगे, तुम मुझे मेरे मायके जाने दोगे। लड़की भी तो एक्सपेक्ट करती है। अगर वहाँ पर आपको अगर एक छोटी छोटी चीज़ों में एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि अगर शादी के बाद 4 लोग आ रहे हैं बेटा, आप वेल ड्रेस्ड रहना। वेल ड्रेस्ड का मतलब क्या होता है? वेल ड्रेस्ड का मतलब होता है कि देखिए, जहाँ पर आप दिखने चाहिए कि आप उस घर की एक कहीं ना कहीं मैं कहूँ एक समझदार और एक जिम्मेदार आप उस पद पर आकर बैठ गए हो। नहीं तो फिर ये दोगलापन कैसा कि जाकर जब शादी करते हो तो आप बोलते हो कि बिटिया तो बिल्कुल मेरे ही जैसी है, आपकी बिटिया मेरी बिटिया, और जैसे बदल जाती तो सीधा ये क्यों नहीं कहने जाते हो कि आपकी बिटिया जो है वो मेरी बहू बने के आएगी? उसको बहू बोलो, फिर बिटिया बिटिया क्यों करते हो? अब अभी जब मैं आपके पास यहाँ पर आई तो आप जब बाहर या अपने घर पर जब होंगे तो आप इस ड्रेस में तो होंगे नहीं। मोस्टली तो यही रहता है पर फिर भी चलिए मान लेते हैं जी। आप जीन्स भी पहनते होंगे, कभी आप टी शर्ट और पजामा भी पहनते होंगे, वो पहन के तो आप पॉडकास्ट करने नहीं आते। या मैं हमेशा तो साड़ी में होती नहीं, मैं अपने झोले में भी होती हूँ, जो मेरा चोला है मैं वो भी पहनती हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं हमेशा एक ही साड़ी में ही ऐसे लदी पदी और एकता कपूर के सीरियल्स की तरह ऐसे ही मेकअप करके सज धज के सो जाती हूँ और ऐसे ही फिर रात को उठ जाती हूँ और ऐसे ही मैं सुबह उठ के सीधा जो है साड़ी लपेट के और फटाफट से मैं मंदिर में चली जाती हूँ। नहीं ना, आप कहीं ना कहीं जब किसी पद का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब आप किसी पद को संभालते हैं, एक आप जब किसी अदालत में जाते हैं तो जज की एक अपनी ड्रेस है, जज साहब अपनी ड्रेस पहन के आते हैं, वकील अपनी ड्रेस पहन के आते हैं। जब आप किसी एक अस्पताल में चिकित्सालय में जाते हैं, नर्स अपनी ड्रेस पहनती है, डॉक्टर अपनी ड्रेस पहनते हैं। वहाँ तो आप नहीं कहते कि हमने 5 साल पढ़ाई करी, हम काहे के लिए पहने। वहाँ तो आप ये नहीं कहते कि हम क्यों पहने ये सफ़ेद कोट, हमें तो नहीं पहनना। नहीं तो फिर उसको बिटिया भी मत बोलो ना कि तुम्हारी बिटिया मेरी बिटिया जैसी है। तो बिटिया तो आपकी बिटिया भी जब किसी के घर जाएगी तो आप भी तो उसके उसमें साड़ियाँ रखेंगे दहेज में, आप भी तो उसके लिए जो है वो सारी ड्रेसेस इकट्ठी करेंगे। तो आप अपनी बेटी से भी तो यही उम्मीद करेंगे कि वो वहाँ जाए तो कम से कम कुछ फंक्शंस में वो उन कपड़ों को पहन ले। आपको वहीं पर लेकर आता, मेरा एक ही मोटिव था कि समाज के अंदर ये जो रिश्तों को बड़ा गंदा बोल दिया गया। जैसे बाप बोलता है कि तुम मेरे दोस्त जैसे हो, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। सास कहती है तुम मेरी बिटिया जैसी हो, तुम सब कुछ बताओ, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वैसा ही समझो। तुम समझो ना तुम्हारी एक माँ थी, वैसे ही मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन कोई भी माँ दूसरी माँ पहले माँ की जैसी कभी हो नहीं सकती, और कोई भी बिटिया किसी और को माँ एक्सेप्ट नहीं कर सकती, चाहे भले उसके पति की माँ हो, है ना। तो ये संबंध को किस तरीके से बर्बाद करा जाता है शब्दों से। क्यों नहीं कर सकती मैम जी? एक बात बताइए, मेरे घर के अंदर इतनी बच्चियां रहती हैं, ये सब मेरे साथ रहते हैं, ठीक है। नहीं तो किसी रिश्ते का नाम अगर मान लिया कि हम जज को जज न समझे, वकील समझने लगे, अरे तुम तो मेरा दोस्त हो, तुम तो मेरे साथी में रहते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम जज और वकील मेरा भाई भाई, ऐसा तो नहीं चल सकता ना। कोई माँ कहे तो कि बिटिया की मैं माँ हूँ वो समझ में आता है, पर कोई सास कहे कि तुम्हारी मैं माँ हूँ, मैं आपको वही चीज़ समझा रही हूँ। जैसे ये इतनी सारी बच्चियां मेरे साथ रहती हैं, ठीक है। अगर मेरी बिटिया सूट पहन रही है और इनको मैं ये कह रही हूँ कि भैया ऐसे फंक्शन में हम लोग जा रहे हैं जहाँ तुम्हें सूट पहन कर चलना है, तो इन्हें बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इनसे कहा है,
है ना, सही। कि मैम ने कहा है ठीक है हमें सूट पहन के जाना है, हम सूट पहन के चले जाएंगे। लेकिन वही ये बात कल को इनकी सास कह दे इनसे कि बेटा उस फंक्शन में चल रहे हैं, तुम एक काम करना, तुम ये कैपरी मत पहन के चलना, तुम सूट पहन के चलना। अरे ऐसे कैसे हमारे कपड़ों के ऊपर बोल दिया, ऐसे कैसे हमारे कपड़ों से हमें जज कर दिया। अरे ठीक है भाई, आपको जो पहनने की फ्रीडम चाहिए वो फ्रीडम भी आपको देती हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत कल्चर में चेंज हो गया, हमने तो इतने इतने घूंघटों में जीवन निकाला, हमारे तो सर से पल्ला नहीं हटना चाहिए था। आप खाना भी बना रहे हो, रोटी भी बना रहे हो, सर पे पल्ला होना चाहिए। अगर गलती से भी दिख गया ना कि रोटी बनाते हुए पल्ला नीचे है तो हंगामा हो जाता था। उसी के बाद जब अब जनरेशन में देख रहे हैं लेगिंग सूट पहन रही हैं, दुपट्टा भी नहीं डाला है, तो मेंटलिटीज़ में बहुत चेंजेस आए, समय के साथ बहुत परिवर्तन आए। लेकिन आपको भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं किसी किसी जगह पर हम अपने समाज के अंदर अपने आप को केवल इसलिए उस तरह से नहीं पेश कर सकते जैसा हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमें खुशी देती है। वहाँ हमारा परिवार भी होता है, हमारे अपने रिश्तेदार भी होते हैं, हमारे ऊपर अपने परिवार की इज्जत का दायित्व भी होता है।